घर की बड़ी बहू नेहा सबको भोजन करवाकर बचा हुआ खाना अपनी थाली में डाल ही रही थी कि दरवाजे पर आहट हुई। रसोई घर से ही झांक कर देखा तो पाया देवर विशाल बहुत सारा सामान हाथ में लिए चला आ रहा था। भाभी को देखकर वह रसोई घर की तरफ ही आने लगा। नेहा झट से बाहर निकल आई। अपने कपड़ों की सलवटें ठीक करते हुए मंद मुस्कान से उसका स्वागत करते हुए बोली, लल्ला जी इस वक्त कैसे? आज आप ऑफिस नहीं गए? विशाल धीमे स्वर में बोला। भाभी आप अभी यह सामान रख लीजिए, शाम को भैया आएंगे तो आकर पूरी बात बताऊंगा। मैं भी जरा जल्दी में हूँ। हाँ, अम्मा और पिताजी को मेरे यहाँ आने का जिक्र मत करना। ऐसा कह विशाल पलटकर जल्दी से चला गया। नेहा उत्सुकता बस पैकेट खोलकर देखने लगी तो दिल में एक हुक सी उठ गई। विशाल सभी के लिए बहुत सारे सुंदर और महंगे कपड़े लाया था। बस सोचने लगी कि जब शाम को उसके पति अजीत ऑफिस से घर आएंगे तो उन्हें भी इसी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। वो भी शांत रहने का अभिनय जरूर करेंगे, पर उनके दिल के अंदर जो ज्वाला धधकेगी उसे वह जानती थी। उस ज्वाला की तपन उन्हीं तक सीमित नहीं रहता, लेकिन स्वयं नेहा भी इसके आगे जलती रहती है। कुछ समय बाद इस आग की लपटों में उनकी दोनों बेटियां भी झुलसने लगेंगी। वो लोग गरीबी की जिस आग में जल रहे थे, जो आग उनके अपनों ने ही लगाई थी, वो तो उन्हें गरीबी की आग में झुलसने को छोड़ खुद बचकर निकल गए, परंतु उनका परिवार उसमें जलता ही रह गया। वो रोज हीन भावना के सागर में डूबते और रोज तैरते रहते। भविष्य में शायद उनकी बेटियों के साथ भी यह इतिहास दोहराया जाएगा। नेहा इसी सोच में डूबी अतीत की किताब के पन्ने पलटने लगी। विवाह से पहले उसके पति अजित स्कूल से आकर नियम से अपने पिता के साथ उनकी किराने की दुकान पर बैठा करते थे। पढ़ाई लिखाई में अजित की बहुत रुचि थी, वह मेधावी भी थे। दुकान के 12वीं कक्षा पास करने के बाद प्रश्न उठने लगे कि पिता देवलाल जी अकेले इतनी बड़ी दुकानदारी कैसे संभालेंगे। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र अजीत की पढ़ाई रुकवा दी गई। ना चाहते हुए भी अजीत को सबकी इच्छा के आगे सिर झुकाना ही पड़ा। पढ़ाई छोड़कर वह पिता के साथ दुकान पर बैठने लगा। छोटा भाई विशाल उससे आयु में 5 वर्ष छोटा था। छोटा होने के कारण वह सबका लाडला था, जिद्दी भी हो गया था। उसकी जिद के सामने सब झुक जाते थे। दूसरी ओर अजीत को समय से पहले ही वयस्क बना दिया गया। बाप दादा की समय की किराने की प्रसिद्ध दुकान थी, जो अच्छी चल रही थी। दुकान से अच्छी कमाई भी होती। इस कारण उसके पिता देवलाल जी ने बिना किसी से सलाह मशवरा किए दुकान से होने वाली अधिकांश कमाई एक शानदार हवेली बनाने में खर्च कर डाली। समय का पहिया अपनी गति से घूमता जा रहा था। अजीत का विवाह नेहा से हो गया। नेहा सामान्य से परिवार की बहुत सुंदर और गुणी लड़की थी। समय बदला, देश में उन्नति के नए नए रास्ते खुलने लगे। अब उनकी दुकान के पास ही शानदार जनरल स्टोर और बिग बाजार भी खुल गया। देवलाल जी तो भव्य हवेली बनाने में पहले ही बहुत पैसा लगा चुके थे। अजीत ने अपने पिता को सलाह दी, अब हमें भी अपनी दुकान को नए ढंग रूप से आधुनिक तरीके से बदलने की बहुत आवश्यकता है। परंतु उसके पिता देवलाल जी बहुत हठी व्यक्ति थे। अपनी हठ धर्मिता के समक्ष उन्होंने अजीत की एक ना सुनी। उन्हें अपने पुरखों के द्वारा बनाई गई दुकान से इतना मोह और प्यार था कि उन्होंने अजीत के प्रस्ताव को सिरे से ही खारिज कर दिया। वह दुकान में किसी भी तरह की तोड़फोड़ करना सहन नहीं कर सकते थे। वह अपनी बात पर अड़े रहे। पिता का लिहाज करते हुए अजीत ने भी पिता से कोई बहस या झगड़ा करना उचित नहीं समझा और चुप रह गया। धीरे धीरे उनकी दुकान का काम बिल्कुल मंदा पड़ने लगा। अधिकतर ग्राहक नए किराना स्टोर और बिग बाजार से सामान खरीदने में रुचि दिखाते थे। कोई पुराना भूला भटका ग्राहक या उधार लेने वाले ग्राहक ही आते थे। अजीत का विवाह नेहा से हो चुका था। अजीत मेधावी होने के बावजूद भी केवल कक्षा 12 तक ही पढ़ पाया था। घर का बड़ा बेटा होने की उसे इसकी यह कीमत चुकानी पड़ी थी। कोई चारा ना देखकर दुकान बंद करनी पड़ी। पिता ने इस सदमे से खटिया पकड़ ली। अपनी जिद के कारण वह दुकान को किराए पर भी चढ़ाने को तैयार न हुए। परिवार का पूरा भार अजीत के कंधों पर आ पड़ा। विशाल अभी पढ़ ही रहा था। ऐसे में अजीत के हाथ पैर फूल गए। अब वह परिवार कैसे चलाए? उसकी पत्नी नेहा बहुत धैर्यशाली, सुशील और समझदार लड़की थी। उसने अजीत को कोई नौकरी खोजने की सलाह दी। अजीत ने पहले टाइपिंग सीखी। वह रोज पड़ोस वालों से अखबार मांग के लाता और जहां उसके योग्य रिक्त स्थान होता वहीं आवेदन कर देता। जान पहचान वाली सारे महत्वपूर्ण लोगों की जानकारी भी जुटाई कि कोई जान पहचान वाला ही नौकरी दिलवाने में सहायता कर दे।
इस परेशानी में भटकते हुए एक दिन उसे पिताजी के एक पुराने और खास मित्र मिल गए। वह अजीत से बहुत स्नेह रखते थे। अजीत की सारी कहानी सुन उन्होंने बड़ी दौड़ भाग करके अपने प्रभाव से एक सरकारी ऑफिस में अजीत को क्लर्क की नौकरी लगवा दी। नौकरी पाकर अजीत और नेहा ने पिताजी के मित्र को हार्दिक धन्यवाद दिया। वह मंदिर जाकर प्रसाद भी चढ़ाए। घर में जब पिता देवलाल जी को उन्होंने यह खुशखबरी दी तो वह खुश होने की जगह बहुत क्रोधित हो उठे। उनका चेहरा तमतमा उठा और बोले, तुमने तो अपने खानदान की लुटिया ही डुबो दी। इतनी पीढ़ियों से चल रही दुकान बंद करके अब यह क्लर्की करोगे? वह भी मेरे पुराने मित्र के आगे गिड़गिड़ा कर भीख मांग कर तुमने यह नौकरी प्राप्त की है। तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अजीत अपने पिता का बहुत सम्मान करता था। कैसे बताता कि उसने पिछले दिनों में कितनी परेशानियों को झेला है। इसलिए चुप रह गया। लेकिन अजीत ने देखा कि पिता आपे से बाहर होने लगे। तब वह धीमे स्वर में बोल उठा, पिताजी, हमारी दुकान बहुत पुराने समय में बनी है। अब समय की मांग के अनुसार उसमें कुछ सुधार, कुछ नयापन लाना बहुत ज़रूरी था। मैंने बहुत बार आपको इस बारे में मशवरा भी दिया, परंतु आपने अपने पूर्वजों की दुकान में किसी तरह की तोड़फोड़ करने, उसका नवीनीकरण करने से इनकार कर दिया। आपने सारी कमाई आलीशान हवेली बनाने में लगा दी। यह सुनकर देवलाल जी अजीत से इतने नाराज हो गए कि अजीत से बोलचाल ही बंद कर दी। अजीत की अम्मा भी तीखे मिजाज की महिला थी। उन्होंने भी अजीत को खूब खरी खोटी सुनाई। अब अजीत अंदर से टूट कर रह गया। नेहा भी दूसरी बार गर्भवती थी। पहली बेटी मायके में हुई थी। अब की बार नेहा ससुराल में रहना चाहती थी, पर सास ससुर की ओर से कोई सहयोग नहीं मिल रहा था। अजीत अकेला ही दौड़ भाग कर रहा था। विशाल की फीस भरते भरते उसकी कमर टूट गई थी। सारा पैसा घर खर्च में ही खत्म हो जाता। इतना करने के बाद भी अजीत पिता की नज़रों में एक अपराधियों सी यंत्रणा झेल रहा था। प्रसव का समय पास आ गया था। मजबूर होकर नेहा ने दुखी हृदय से शादी में मायके से मिले झुमके की जोड़ी अजीत के हाथ में पकड़ाकर प्रसव का प्रबंध करने को कहा। कोई चारा ना देख अजीत ने झुमके गिरवी रख कुछ रुपए जुटाया और नेहा के लिए प्रसव का सारा इंतजाम किया। रिश्ते नाते और पड़ोसियों के दिखावे के लिए अजीत की अम्मा को भी अस्पताल जाना पड़ा। प्रसव के बाद नेहा ने जब दूसरी बेटी को जन्म दिया तो सांस बौखला गई। अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बना अस्पताल से घर वापस आ गई। नेहा नर्सों के रहमो करम पर अकेली पड़ी रही थी। अब विशाल की पढ़ाई भी समाप्त हो चुकी थी। उसे बड़ी बड़ी कंपनियों से नौकरियों के मौके मिलने लगे थे। विशाल ने वापस आकर अपने बड़े भाई अजीत और नेहा भाभी को जब इस हालत में पाया तो दंग रह गया। दुकान बंद कर देने की सूचना तो उसे हॉस्टल में ही मिल चुकी थी, परंतु दुकान बंद होने पर भाई और पिता के बीच हुई भयंकर कलह से वह अनजान था। अजीत की माँ आए दिन अजीत की दोनों बेटियों को बेवजह कोसती रहती। वह कहती, बेचारे अजीत की छाती पर दो दो बेटियां बिठाकर रख दी। यह सुनकर हमेशा शांत रहने वाली नेहा भी तड़प उठी। पहली बार उसकी भी जुबान खुल गई। वह बोली, अम्मा, मेरी बेटियों को आज के बाद ना कोसना, वरना परिणाम ठीक ना होगा। घर में कलह का बीज अंकुरित हो चुका था। घर में नित्य ही झगड़ा होने लगा था। यह देख पिता देवलाल जी ने हवेली को 2 भागों में विभाजित कर दोनों पुत्रों में बांट दिया। वह स्वयं पत्नी सहित विशाल वाले भाग में रहने चले गए। पिता का यह फैसला अजीत को सहस्त्र बिच्छुओं के डंकों जैसे भेद गया। जिस माता पिता की खुशी के कारण पढ़ाई छोड़ी, उनके साथ दुकान संभाली, शिक्षा अधूरी रह गई, भाई की पढ़ाई के लिए पत्नी और बच्चों को अभावों में रखा, उसी पिता ने आज उसे ही त्याग दिया। अब बात अजीत को बहुत आहत कर गया। वह अंदर तक बुरी तरह टूट गया। हठी देवलाल जी कहीं से भी अपनी गलती मानने या झुकने को तैयार नहीं थे। विशाल को उच्च पद पर नौकरी मिलते ही उनके घर बड़े और अमीरों घरों के रिश्तों की बाढ़ सी आ गई। गर्वित अम्मा ने बहुत ठोक बचाकर अपने ही शहर की 1 करोड़पति की बेटी को मंजूरी दी। विशाल को भी वह लड़की पसंद आ गई। सगाई से पहले एक दिन अम्मा ने दोनों घरों को जोड़ने वाले गलियारे में आकर उच्च स्वर में अजीत और नेहा को सुनाकर बोला, विशाल अपनी भाभी भाई को भी समझा दीजो। बड़े घर रिश्ता तय हुआ है। कपड़े लत्ते सोच समझ के खरीदें, कहीं समधियाने में हमारी नाक ना कटवा दें। मैं तो कहती हूँ उनके लिए तू ही खरीद कर ला दे। अजीत ऑफिस जाने के लिए निकल ही रहा था, उसके कानों में भी यह बात पड़ गई। उसने तुरंत नेहा से सलाह की
कि छोटे भाई की शादी का अक्सर रोज़ रोज़ तो आएगा नहीं। हम ऑफिस से थोड़ा लोन लेकर शादी के लिए खरीदारी कर लेते हैं। ऑफिस जाकर उसने लोन लेने की औपचारिकता पूरी कर ली। बेटियों के स्कूल से लौटने की आवाज़ सुनकर नेहा वर्तमान में लौट आई। उसने जल्दी से विशाल द्वारा लाए पैकेट अलमारी में छिपाने की कोशिश की, परंतु बड़ी बेटी रूपा की निगाहें सब देख चुकी थीं। वह पूछे बिना सब समझ गई। नेहा ने दोनों बेटियों को बड़े अच्छे संस्कार दिए थे। वो अपने माता पिता की तरह ही मेहनती, ईमानदार और स्वाभिमानी लड़कियां थीं, इसलिए उसने अपनी माँ से कुछ पूछताछ नहीं की। नेहा सोचने लगी कि ऑफिस से आकर जब अजीत को पता चला कि विशाल सबके लिए बहुत सारे कपड़े देकर गया है तो उसके स्वाभिमान को गहरी चोट पहुंची। उसने तुरंत फ़ोन करके विशाल को अपने घर बुलाया। विशाल अपने बड़े भाई का बहुत आदर करता था। उसे मालूम था कि आज वह जो कुछ भी है अपने बड़े भाई की वजह से ही है। विशाल के आते ही अजीत के सब्र का बांध टूट गया। भर्राई आवाज़ में उसने विशाल से पूछा, क्यों विशाल, क्या तुम मुझे इतना नकारा समझकर बैठे हो कि मैं तुम्हारी शादी में अपने परिवार के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं खरीद पाऊंगा? विशाल को अजीत और पिता के बीच हुई इस अनबन का कारण नहीं पता था। उसने सिर नीचा किए हुए कहा, भैया मुझे तो अम्मा ने कहा था, मैं इसलिए लाया हूँ। मैं यहाँ आपका अपमान करने के इरादे से नहीं लाया था। आरंभ से ही विशाल अधिकतर पढ़ाई लिखाई के कारण परिवार से दूर ही रहा। वह दुनियादारी की बातों से अनजान था। पढ़ाई खत्म होने के बाद वापस आकर भी उसे अधिक बातें समझ नहीं आई। उनकी दुकान बंद हो गई यह तो उसे पता चल गया था, परंतु दुकान क्यों बंद हुई, इसके पीछे क्या कारण थे? अजीत भाई और पिता की अनबन का क्या कारण था? उसने इन बातों को जानने का प्रयास ही नहीं किया। अजीत आज उसे यह सारी बातें खुलकर बताना चाह रहा था। बरसों से अपने भीतर दबे रौस को विशाल के सामने निकालकर हल्का होना चाहता था। विशाल को पिता की जिद और एक गलत वजह से हुई नाराजगी का कारण भी बताना चाहता था। उसने विशाल के आगे कुर्सी खिसकाकर उसे बैठने का इशारा किया। नेहा को विशाल के लिए चाय बनाने का आदेश दे दिया। आज अजीत अपने मन में भड़कते सोलों को बुझाना चाहता था, परंतु वह कुछ कह पाता उससे पहले ही विशाल उठ खड़ा हुआ और बोला, भैया अभी बहुत व्यस्त हूँ, बहुत काम बाकी है, फिर कभी चाय पी लूँगा। ऐसा कहकर विशाल चला गया। अजीत और नेहा उसे अवाक देखते ही रह गए। दोनों बेटियां भी पर्दे के पीछे से सब देख रही थी। विशाल का विवाह शहर के प्रसिद्ध रईस नीता सिंह की बेटी से बहुत धूमधाम से संपन्न हो गया। नीता और संतोष ने बड़े उत्साह से विवाह के हर रीति रिवाज को अच्छे से निभाया। विशाल की दुल्हन की मुंह दिखाई की रस्म में सब रिश्तेदारों ने बढ़ चढ़कर उपहार दिए। नेहा और अजीत ने भी लोन में लिए रुपए से एक सुंदर सोने की अंगूठी विशाल की पत्नी अदिति को पहना दी। अदिति पढ़ी लिखी अमीर घर की लड़की थी। उसने अपनी सुविधा के अनुसार घर में कुछ जरूरी परिवर्तन किए। वह अपने साथ नौकर चाकर भी लाई थी। अदिति के दबदबे से देवलाल जी का चिल्लाना भी धीमा पड़ गया था। विशाल आते जाते उन्हें सभ्यता के पाठ पढ़ाता रहता, जैसे चाय सुड़क सुड़क कर प्लेट में डालकर मत पीना। पिताजी घर में लुंगी बनियान पहन अधनंगे नहीं घूमे। अम्मा भी घर के नौकरों से इज्जत से पेश आए। कुल मिलाकर उन दोनों को एक बनावटी जीवन जीने को बाध्य होना पड़ गया। जहाँ एक और अदिति राजरानी सी बनी ठनी रहती, उधर नेहा सीमित साधनों में किसी तरह गुजारा कर रही थी। शादी के रिसेप्शन के बाद शादी की खबर मिलते ही एक दिन किन्नरों की एक टोली शादी होने की खबर सुन हवेली में आ धमकी। उन्हें मना करना बहुत मुश्किल था। किन्नरों ने नाच नाच कर नई दुल्हन को बधाई दी और फिर सब अपना नेक मांगने लगे। अम्मा ने भी परंपरा के अनुसार उनके लिए अनाज, वस्त्र, फल, मिठाई और रुपए लाकर उन्हें देकर हाथ जोड़ दिए। बड़े और अमीर घर से आई बहू देख वो सब अड़ गए कि बिना सोना लिए यहाँ से नहीं जाएंगे। करोड़पति घर की बहू आई है। अम्मा टस से मस ना हुई। अदिति इस बहस से बेहद बोर हो चुकी थी। उसने झट से अपनी अंगुली से नेहा द्वारा पहनाई अंगूठी उतारी और उन्हें देकर चलता किया। यह देख सब मौन ही रहे, परंतु अजीत और नेहा का अपनी असली हैसियत का एहसास भली प्रकार हो गया। वह अभी तक झूठा वहम पाले बैठे थे कि देर सबेर सबको यह एहसास होगा कि अजीत को निर्दोष होते हुए भी दंडित किया जा रहा है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, परंतु आज उसकी यह सोच पर भी विराम लग गया। उस पर लगे इस आरोप को गलत सिद्ध करने के लिए उसके पास ना तो कोई गवाह था और ना ही कोई वकील था।
समय पंख लगाकर उड़ता ही चला गया। अजीत की दोनों बेटियां युवा हो चुकी थी। दोनों बहुत ही मेधावी थी। बड़ी बेटी रूपा एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी की उच्चतम अधिकारी होने के कारण लंदन चली गई। छोटी रीता आईएएस परीक्षा में दूसरे नंबर पर आकर जिला कलेक्टर बन गई। अजीत की दोनों बेटियों ने अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया था। रीता और रूपा ने अपने पूर्वजों की दुकान का पूर्ण कायाकल्प करवाकर उसे एक शानदार जनरल स्टोर के रूप में परिवर्तित कर दिया। जनरल स्टोर पर देवलाल अजीत जनरल स्टोर का बोर्ड लगाया गया। स्टोर के मुहूर्त के अवसर पर शहर के बड़े बड़े गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया। देवलाल जी अब बहुत वृद्ध हो चुके थे, बीमार भी रहते थे। उनकी दोनों पोतियां उन्हें एक व्हील चेयर पर बिठाकर आयोजन स्थल लेकर आईं। जनरल स्टोर पर लगे बोर्ड को देख देवलाल जी बहुत भावुक हो रो पड़े। उन्होंने इशारे से अजीत को बुलाकर अपने गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। अजीत की माँ भी साथ मिलकर रो पड़ी। आज अजीत एक ऐसे जुर्म से बरी किया गया था जो उसने किया ही नहीं था। अब अजीत ने आगे बढ़कर दोनों बेटियों को गले से लगा लिया। उन्हीं की योग्यता, प्यार और प्रयासों ने उसे इस कारागार से रिहाई मिलाई थी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहीं समाप्त हो गई। चलिए साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। बहुत खुश थी जब से बड़े बेटे हेमंत का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के पद पर चयन हो गया था और सारी रिश्तेदारी व आस पड़ोस में यह खबर फैल गई। तब उसके विवाह के लिए लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। कभी कभी संडे को तो दिन का खाना शाम को हो पाता। रिश्ते तो कई आए, पर कोई राकेश जी को पसंद नहीं, तो कहीं हेमंत को, तो कहीं बेटियों को नापसंद। बनारस से जब आलोक जी की बेटी अर्चना का रिश्ता आया तो सभी को पसंद आया। आलोक जी राकेश जी के मित्र थे, एक साथ ही पढ़े थे। प्रमोद जी बनारस यूनिवर्सिटी के कार्यालय में हेड क्लर्क के पद पर कार्य करते थे। कभी कभी दोनों मित्रों में बातचीत हो जाया करती थी। प्रमोद जी की दो लड़कियां अर्चना व आराधना थी। अर्चना बड़ी थी। बस यह जानकर कि हेमंत की अभी शादी नहीं हुई है, वह अर्चना के लिए एक दिन रिश्ता लेकर आए। फोटो तथा अन्य बातों से संतुष्ट होने पर बेटी अर्चना को देखने का प्रस्ताव रखा। आलोक जी पत्नी के साथ अर्चना को लेकर आ गए। अर्चना रूप गुण के साथ सरल स्वभाव की लगी। थोड़ा जेठानी ने मुंह बनाया था। बोली, अरे थोड़ी देर में क्या पता गुण स्वभाव का। रुचि स्पष्ट बोली, दीदी कुछ ना कुछ बात तो सभी के साथ रहती है। लड़कियों को ससुराल में जाकर एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। बेटियों ने भी माँ का समर्थन किया और बस रिश्ते पर सबकी मोहर लग गई। आज कई दिनों बाद रुचि सबके साथ बैठी विवाह कब करना है, क्या करना है आदि बातों में मगन थी। दोनों बेटियां प्रीति व नीति ससुराल से आ गई थीं। राकेश जी बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। दो बेटे व दो बेटियां व पत्नी रुचि के साथ सुखी परिवार के मालिक थे। बड़ा बेटा हेमंत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के पद पर कार्य संभालने वाला था। छोटा बेटा सुधीर अभी बीकॉम कर रहा था। दोनों बेटियां प्रीति व नीति अभी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। सौभाग्य से अच्छा घर वर मिल गया तो उनकी शादी कर दी। सभी बच्चों की पढ़ाई व शादी में काफ़ी कुछ व्यय होने के कारण अब हेमंत की शादी में मनमाफिक खर्च ना करने के कारण थोड़ा चिंतित थे। राकेश जी किराए के एक साधारण घर में रहकर परिवार को किसी तरह चला रहे थे। वे लड़की वालों से कोई मांग दहेज आदि के विरुद्ध थे। सभी का कहना था कि शादी शीघ्र होनी चाहिए। प्रीति व नीति के विवाह होने के बाद से रुचि जी अकेली ही घर संभाल रही थी। अब एक सहायक की आवश्यकता महसूस हो रही थी। सभी की सहमति से राकेश जी ने विवाह शीघ्र करने का निर्णय कर लड़की वालों को बता दिया। वे लोग भी विवाह शीघ्र करना चाहते थे। दोनों पक्ष के तैयार होने पर अब विवाह संबंधी तैयारियां शुरू हो गई। घर में विवाह की गहमा गहमी शुरू हो गई। रुचि की बड़ी ननंद पहले ही आ गई थी। अन्य रिश्तेदारों का आना भी शुरू हो गया था। सभी अपनी अपनी ढंग से खुशियां बांट रहे थे। कभी कोई व्यंग बाण चला देता जिससे मन में कुछ हलचल सी मच जाती। बड़ी चाची ने आते ही चेताया, देख बहू जरा संभल के रहना, बहुत लाड़ प्यार ना दिखाना, नहीं तो सिर चढ़ जाएगी, तो बस में नहीं आने वाली। हाँ चाची, बात तो सही कह रही हो। आजकल की लड़कियां ससुराल में कदम रखते ही अपने ही चलाने की सोचती हैं। बड़ी ननंद हंसते हुए बोली। रुचि जी मुस्कुरा दी। रुचि जी तो बस सुंदर सुनहरे दिनों की स्वप्न ही देखा करती। किराए का छोटा सा घर, 2 कमरों के अतिरिक्त एक छोटा सा ड्राइंग रूम, एक छोटा सा रसोई घर, बस इसी में उसकी गृहस्थी समाई हुई थी। बच्चों की पढ़ाई लिखाई व परवरिश
सब कुछ बिना रोक टोक के चलता रहा। कोई गिला शिकवा नहीं, एक आशा, एक आकांक्षा मन में जब तब आ जाती। बेटे जब अच्छे से सेटल होंगे तो सुविधाएं तो आती ही रहेंगी। बस इतनी कामना है, जो भी आए स्वभाव की सरल हो, प्रेम व सम्मान करे, खुश रहे और सभी को खुश रखे। तभी चाची जी बोली, अरे बहू, क्या क्या तैयारी हो गई है और क्या बाकी है? रुचि जी वर्तमान में लौटी। वह शादी की तैयारियों और खरीदारी के बारे में चाची को बताने लगी। चाची व बड़ी ननंद ने अपनी अपनी राय दी। सभी रिश्तेदार आ चुके थे। पूरे घर में हंसी ठहाके गूंज रहे थे। विवाह का दिन आ गया। यह लाओ, अरे ये कहाँ है, अभी तक यह नहीं आया, आदि बातों का शोर मचा हुआ था। सभी व्यस्त थे। गर्मी के दिन थे। बारात को बनारस ले जाने में बड़ी परेशानी महसूस हो रही थी। अतः सबकी राय में राकेश जी ने समधी आलोक जी को यह समस्या बताते हुए कह दिया कि आप लोग यहीं आ जाइए, यहाँ किसी गेस्ट हाउस में प्रबंध कर दिया जाएगा। आलोक जी के सहमत होने पर राकेश जी ने लखनऊ में ही एक गेस्ट हाउस तय कर दिया। सभी लोग आ गए थे। लड़की वालों के यहाँ भी खूब गहमा गहमी थी। वधू अर्चना सहेलियों से घिरी कभी हंसती, कभी मुस्कुराती रहती, कभी कुछ सोचने लगती। ताई की बहू रीना भाभी कभी कुछ कुछ बोल जाती। देख अर्चना, दब के मत रहना, जो तेरा मन कहे कह देना। अब तू उस घर की बड़ी बहू है, तेरा मान सम्मान भी वैसा ही होना चाहिए। अर्चना चुपचाप सुनती। वह पढ़ी लिखी सुलझे विचारों की थी। मेहंदी की रस्म करते करते बड़ी भाभी, छोटी भाभी सभी कुछ न कुछ सीख दे जाती। देख अर्चना, तू ठहरी चुप्पी सीधी साधी, सास से ज़्यादा नंदे हावी हो जाती हैं। जरा संभल के रहना, चुप रहने से काम नहीं बनेगा। तो किस बात से कम है? और वह चुप हो सोचने लगती। मन न जाने कैसा हो उठता, पर अपने को ही समझा लेती। हंस कर कहती, हाँ हाँ देख लूँगी। बारात की तैयारी हो रही थी। वह लाओ, अरे इधर रखो, उनको बुलाओ, यह नहीं किया, आदि आदि का शोर मचा था। रुचि परेशान सी हो रही थी। विवाह आदि में इतनी रस्में होती है कि शोर शराबा तो होता ही है, थकावट कितनी हो जाती है। रुचि जी थक थक कर एक और बैठ गई। बारात निकलने वाली थी। बेटे को निहार कर वह मगन हो रही थी। बैंड बाजे के साथ बारात चल पड़ी। बारात जाने के बाद परिवार की सभी स्त्रियां बरामदे में बैठ हास परिहास में मगन थी, पर कुछ रुचि के पास आकर अनचाही नसीहतें भी दे रही थी। वह चुप बैठी सोचने लगती। कोई आवश्यक नहीं है कि सभी लड़कियों का मन एक सा हो, और वह सहज हो जाती। विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और बहू विदा होकर आई। कार दरवाजे पर आ गई। प्रीति व नीति बहू अर्चना के साथ ही बैठी थी। प्रीति की ननंद की लड़की ममता भी बैठी थी। वह उतर कर घर में आकर बोली, सब लोग जल्दी चलिए बहू को उतारने। सभी लोग बहुत थके हैं, रात भर के जगे हैं। चाची बोली, अरे बहू उतारने के लिए वहाँ की साड़ी तो लाओ, जिसे रुचि पहनकर बहू उतारेगी। बहू उतारने के लिए उसके मायके से साड़ी आती है। हड़बड़ी मच गई। नीति कार से उतरकर साड़ी लेकर आई और बोली, लो माँ, यह रही साड़ी, अब जल्दी से पहनकर बहू उतारो। साड़ी देखते ही रुचि का मुंह बन गया। बोली, ये कैसी साड़ी है, एकदम देहाती, और रंग भी कैसा है। वह पहनने में आनाकानी करने लगी। बड़ी ननंद बोली, अब जैसी भी आई है पहनो और चलो, आरती कर बहू को उतारो। अपने मन से पहनकर तैयार हो गई। यह सब माजरा देख किसी ने जाकर कार में बैठी अर्चना बहू से कहा, अरे सासू जी को साड़ी नहीं पसंद आई, पहनने में आनाकानी करने लगी हैं, इसी से देर हो रही है। अर्चना मन ही मन कुछ अनमनी सी हो गई। तभी नीति माँ को लेकर आ गई। रुचि ने आरती उतार कर बहू को उतारा। अर्चना ने कार से उतरकर सास के पैर छुए और गले से मायके वाला हार उतार कर सास के पैरों में रख दिया। रुचि चौंक गई। बोली, अरे यह क्या कर रही हो बहू? अर्चना चुपचाप बैठी रही। रुचि ने बहू को खड़े कर गले से लगाया। सभी लोग वहां आकर खड़े हो गए। माजरा समझ सब ताली बजाने लगे और कहने लगे, देखो नई बहू कितनी सलीके व समझदार है, और रुचि बहू को देखो, एक साड़ी के लिए परेशान हो गई। रुचि मन ही मन लज्जित हो रही थी। चुपचाप बहू को लेकर अंदर ले आए। बड़े लोगों तक बात पहुंची। सभी कुछ न कुछ कहने लगे। रुचि मन ही मन खिन्न हो रही थी। धीरे धीरे पारंपरिक रस्में हुई और धूमधाम से बहू भोज संपन्न हुआ। सभी ने बहू को आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे बहुत से रिश्तेदार चली गए। रुचि की बड़ी ननंद व जेठानी अभी नहीं गई थी। अर्चना बहू की नम्रता व व्यवहार से सभी बड़े प्रसन्न थे। रुचि भी मन ही मन मगन थी। जेठानी बोली, बहू से कुछ रसोई में बनवा लो,
उसके बाद रसोई में जब चाहे कुछ भी बना सकती हैं। रुचि बोली, मैं भी यही सोच रही थी। अर्चना ने सुना तो बोली, माँ क्या बनाऊँ, आज पहला दिन है। खीर बना लो, कहकर अर्चना को लेकर रसोई में आ गई और खीर का सामान दे दिया। थोड़ी देर में नीति भी आ गई। रुचि आकर सबसे बोली, बहू खीर बना रही है, आप सभी खीर खाकर आशीर्वाद दीजिए। खीर बन गई, सबको खीर बहुत पसंद आई। सभी ने प्रशंसा की और नेक दिए। अर्चना बड़ी सवेरे उठकर नहाकर सज संवर कर सबके पैर स्पर्श कर रसोई घर में आ जाती। कभी नीति तो कभी प्रीति भी आ जाती और मिलकर चाय नाश्ता बनाती। थोड़ी देर में खाना बनाने महाराजिन न जाती। शादी में भोजन बनाने के लिए महाराजिन रखी गई थी। अभी जब तक मेहमान हैं, महाराजिन भोजन बनाएगी। सुमन व प्रीति के ससुराल से भी उनके सास ससुर की बुलाहट आ रही थी। काफ़ी दिन भी हो गए थे, विवाह के पहले से ही यहाँ थे। अतः अब उन लोगों की भी अपने अपने घर जाने की तैयारी हो रही थी। रुचि ने सभी को उचित उपहार के साथ ससुराल भेजा। सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। बाकी रिश्तेदारों के जाने के बाद रुचि अर्चना से बोली, अर्चना बेटा, सामान सब बिखरा पड़ा है, अब तुम जैसे चाहो हेमंत व सुधीर के सहयोग से सभी कुछ व्यवस्थित कर लूँ। अर्चना बोली, नहीं माँ, हम सभी लोग मिलकर घर को व्यवस्थित करेंगे। घर हम सबका है। सभी के चेहरे पर खुशियाँ चमकने लगी। राकेश जी बोले, वाह बेटा, सच कहती हो, सुनकर बड़ा अच्छा लगा। रुचि तो जैसे खुशी से अभिभूत हो उठी। मन ने कहा, बस हमारा परिवार इसी तरह खुश और सुखी रहे, इसी तरह हम दोनों का तालमेल बना रहेगा तो परिवार सुखी संपन्न रहेगा। परिवार में खुशियाँ बहू और सास के सहयोग से ही रहती हैं। इस सहयोग व प्रेम की डोर जितनी मजबूत रहेगी, परिवार उतने ही सुदृढ़ व संपन्न होगा। मेरा परिवार ऐसा ही संयमित रहेगा, क्योंकि अर्चना बहू पर पूरा भरोसा है। यह सोचकर रुचि का मन फूल सा हल्का हो गया। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।